Hello everybody. So my name is Akash and welcome back to Nuskrit. So in this video we'll be discussing again good quality questions based on InfyTQ, and I have taken a few questions only, and each question has a unique kind of concepts. So वो ध्यान से समझना उस चीज़ को, और क्योंकि दिस इज नॉट गारंटीड कि भाई क्वेश्चन इस टाइप का ही आएगा, बट दिस इज गारंटीड कि कंसेप्ट जो मैं समझा रहा हूँ कंसेप्ट किसी ना किसी क्वेश्चन में जरूर लगेगा. ठीक है. सो वैसे भी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्वेश्चन पेपर में क्या आएगा क्या नहीं. ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से. राइट. ठीक है यार. सो दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. तो गिवन इज अ क्लास, देर इज अनदर क्लास बी विच इज एक्सटेंडिंग क्लास ए. ठीक है. ये पैटर्न समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं है. नाउ लेट्स लुक एट दिस डेमो क्लास. ठीक है. डेमो क्लास है. डेमो क्लास के अंदर एक मेन मेथड बना रखा है, एंड उस मेन मेथड के अंदर हमें बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रखा है. ठीक है. ओके. अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब हमें देखना ये होगा कि ये जो प्रॉपर्टीज असाइन कर रहे हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट डॉट आई, ऑब्जेक्ट डॉट जे, हमें ये देखना होगा कि ये आई एंड जे प्रॉपर्टीज है कहां पे, किसकी है ये प्रॉपर्टीज. ठीक है. बिकॉज अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज को असाइन कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि किस ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टीज है, क्या वो प्रॉपर्टीज उस ऑब्जेक्ट को एक्सेसिबल है भी कि नहीं है. ठीक है. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल जस्ट चेक वेदर देयर आर एनी प्रॉपर्टीज नेम्ड आई एंड जे इन दिस बी क्लास. हम देख पा रहे कि बी क्लास के अंदर कहीं पे भी आई एंड जे प्रॉपर्टी का कोई नामो निशान नहीं है. राइट. कहीं पे हमें नहीं दिख रही है. ठीक है. चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि क्लास बी ने क्लास ए को एक्सटेंड कर रखा है और ए क्लास के अंदर मैं देख पा रहा हूं कि आई एंड जे नाम की प्रॉपर्टीज अवेलेबल है. ठीक है. दैट इज ऑल्सो फाइन. तो इट मीन्स अगर बी क्लास के अंदर कोई आई एंड जे नाम की प्रॉपर्टीज नहीं है, बट क्योंकि बी ने ए को एक्सटेंड कर रखा है और ए के अंदर आई एंड जे की प्रॉपर्टीज है, इट मीन्स कि अगर हम बी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो देयर आर पॉसिबिलिटीज दैट बी के ऑब्जेक्ट को वो आई एंड जे एक्सेसिबल हो. ठीक है. बट उन चीजों की कुछ शर्तें हैं. ठीक है. तो वो सब चीजें क्या है वो भी अभी समझ लेंगे हम लोग. ठीक है. तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया. अब वी आर असाइनिंग obj डॉट आई इक्वल्स टू 1. अब क्योंकि आई बी के पास तो है नहीं बट ए के पास है तो एक्सेसिबल है. मींस बी का ऑब्जेक्ट इस आई प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता है ना. एक्सेस भी कर सकता है, इसको असाइन भी कर सकता है, रीअसाइन भी कर सकता है, एंड मींस इट हैज एक्सेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी बोथ. राइट. इट मींस वी कैन असाइन दिस आई सम वैल्यू. हम असाइन कर सकते हैं. तो ठीक है. दिस इज परफेक्टली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मींस obj डॉट आई को हमने 1 बना दिया. दैट्स परफेक्टली फाइन. नाउ बात आती है जे वेरिएबल की. अब ये जो जे वेरिएबल है ना, ये प्राइवेट वेरिएबल है. ये जे नाम का जो वेरिएबल है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है किसकी, क्लास ए की. अब क्लास ए की कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, ठीक है, क्लास ए अलाउ नहीं करती है कि किसी दूसरी क्लास के अंदर या फिर किसी और मेथड के अंदर या किसी दूसरी क्लास के अंदर ये जे वेरिएबल एक्सेसिबल हो. ठीक है. एक्सेसिबल हो या फिर हम इसको असाइन करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है. मींस वी कैन नॉट एक्चुअली असाइन और एक्सेस द प्राइवेट प्रॉपर्टीज ऑफ सम क्लास विद इन दी another class. Right. So it means this line is going to give me an error. ये लाइन मेरे को एरर दे देगी. ठीक है. तो इस लाइन तक पहुंचने की तो दूर बात है, मेरे को यही वाली एरर देगी. और एरर कुछ इस तरीके से आएगी कि यू आर ट्राइंग टू एक्सेस द प्राइवेट प्रॉपर्टी और यू आर ट्राइंग टू असाइन द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ ए क्लास काइंड ऑफ. ठीक है. या फिर कुछ ऐसा आएगा कि ऑब्जेक्ट ऑफ बी क्लास कैन नॉट एक्सेस द प्राइवेट प्रॉपर्टी लाइक दैट. राइट. सो दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू गिव यू एन कंपाइल टाइम एरर. सो आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है. मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा. ठीक है. कि प्राइवेट प्रॉपर्टीज को हम आउट ऑफ द क्लास एक्सेस नहीं कर सकते. मैं इस कंसेप्ट को भी क्लियर कर दूंगा. ठीक है. कि किस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, किसको नहीं एक्सेस कर सकते. ठीक है. अभी सारा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा. एक क्वेश्चन और है, उसको और करते हैं. ठीक है. सो बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं जस्ट ये बताना चाहूंगा यार कि यहाँ पे इसी चैनल के अंदर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ एक बार और लिंक लिस्ट और स्टैक और क्यू और रिकर्जन की प्लेलिस्ट देखो बढ़िया से. ठीक है. द पॉइंट हियर इज कि यार बहुत लोग को ये रहता है कि यार हमसे कोडिंग होती नहीं है, हम सीपी करते तो है लेकिन होती नहीं है. यार वो पता है उसका रीजन क्या है. उसका रीजन ये है कि आपको अपनी लैंग्वेज के अंदर सब चीजें इंप्लीमेंट करनी नहीं आती. ठीक है. यू एक्चुअली डोंट नो दैट हाउ कैन आई यूज लिंक लिस्ट, हाउ कैन आई यूज स्टैक इफेक्टिवली, हाउ कैन आई यूज क्यू इफेक्टिवली. ठीक है. आप कैसे यूज कर सकते हो, रिकर्जन कहाँ लगा रहे हो, कहाँ नहीं लगा रहे हो, स्टैक की प्रॉब्लम है पहचानते कैसे, लिंक लिस्ट की प्रॉब्लम है पहचानते कैसे, आपको ये चीजें नहीं पता. ठीक है. इट मीन्स इफ यू डोंट नो अबाउट द बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स देन ऑब्वियसली आपका हमेशा क्वेश्चन रहेगा खुद से कि यार हमसे तो होता ही नहीं, हम कोशिश तो करते हैं बट होता ही नहीं. ठीक है. तो पहले आपको प्रॉब्लम्स को जो नॉर्मल बेसिक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स है वो आपको इंप्लीमेंट करनी आनी चाहिए. ठीक है. दीज प्लेलिस्ट, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, रिकर्जन, अभी ट्रीज भी अपलोड करूंगा, ग्राफ भी अपलोड करूंगा. इन प्लेलिस्ट के अंदर बिल्कुल स्क्रैच से एडवांस तक का कोड है. ठीक है.
ठीक है। तो क्वेश्चंस फ्रॉम अमेजोन, गूगल, ठीक है, ये सब चीजें मैंने करवाई है बहुत बड़े से। और सबसे अच्छी बात ये कि तीनों लैंग्वेजेस के अंदर, सो इफ यू कोड इन C++ देन यू देयर इज अ कोड अवेलेबल, ठीक है, C++ का कोड अवेलेबल है। इफ यू डू दिस इन जावा, जावा का कोड अवेलेबल है। पाइथन में करते हो, पाइथन का कोड अवेलेबल है, एवरीथिंग, ठीक है। सेकेंडली आप देख सकते हो वीडियो सेक्शन एक बार, ठीक है, यू कैन सी एक्चुअली। सो द क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चंस फ्रॉम फैंग कंपनीज, ठीक है, फैंग कंपनीज, याहू, नगारो, इन्फोसिस, माइक्रोसॉफ्ट, फ्लिपकार्ट, गूगल, विप्रो, एप्पल, ये सब क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे करवा रखे हैं, ठीक है, जो नॉर्मली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप सीरीज देखिए, ठीक है। देयर आर सम वीडियोस फ्रॉम सिस्टम डिजाइन ऑल्सो, लाइक फॉल्ट टॉलरेंस, दिस हैज बीन रिकॉर्डेड बाय वन ऑफ द MNIT इलाहाबाद एलुमनाई, ठीक है, अभिषेक शर्मा। और इस तरीके से लिंक लिस्ट पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, अमेजोन, याहू, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, विप्रो, ठीक है। तो पैटर्न में एकदम आप शुरू से स्टार्टिंग से एंड तक देखिए। एंड देयर आर सम interview experiences are also available, like how to crack gate, hashed interview, phone pay, amazon, ठीक है। So you can watch these interviews also, right? Now moving on to the next question. So question B भी कुछ इस टाइप का ही है, question 2 भी जो है वो भी कुछ इस टाइप का ही है। So we are given a class, ठीक है, जानबूझ करके मैंने कुछ ऐसा क्वेश्चन लिया है, ठीक है। एंड आई एम गिवन दिस टाइम प्रोटेक्टेड वेरिएबल, मुझे प्रोटेक्टेड वेरिएबल मिला हुआ है, ठीक है। तो समझते हैं फिर से इसको कि क्लास एक आउटपुट है, इसके अंदर मेन मेथड है, बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना है, दैट इज फाइन, समझ में आती है इतनी चीज। नाउ obj.i=1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो सबसे पहली बात तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये ऑब्जेक्ट से आई और जे प्रॉपर्टीज को जो हमें एक्सेस कर रहे हैं, क्या वो प्रॉपर्टीज इस बी क्लास के अंदर खुद की प्रॉपर्टीज है कि नहीं है, ठीक है। यार ऑब्वियस सी बात है ना, अगर बी के पास खुद का कोई सामान होगा, यार हम लोग के पास भी खुद का कोई सामान होता है, तो क्या हम दूसरों के से लेते हैं? नहीं लेते ना, हम खुद का यूज करते हैं, राइट। सो इट्स अ सिंपल कंसेप्ट, एकदम रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करके चलेंगे, ठीक है। कि क्लास बी के पास अगर कोई अपना वेरिएबल आई एंड जे नाम का होता, तो ऑब्वियसली बी के वेरिएबल्स को वो प्रॉपर्टीज असाइन करता। बट ठीक है, अभी के लिए समझना इस चीज को ध्यान से, परफेक्टली क्लियर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि आई नाम का कोई वेरिएबल बी क्लास के पास नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आई वेरिएबल ए क्लास के पास तो है और बी ने ए को एक्सटेंड कर रखा है। इट मींस ये obj.i जो है, मींस ये वाला आई असाइन हो रहा है थ्रू ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास बी, ठीक है। obj.i हमारे पास 1 असाइन हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट स्टेटमेंट, obj.j, मैंने क्या बोला, क्या जे नाम की प्रॉपर्टी क्लास बी के पास अपनी है? बिल्कुल है, दिख रहा है हमें। तो अगर क्लास बी के पास कोई अपना कुछ प्रॉपर्टी अवेलेबल है, तो किसी दूसरी क्लास की क्यों ही एक्सेस करेगा, ठीक है। यार तुम्हारे पास अपना कुछ सामान होता है, तो क्या तुम दूसरों से मांगते हो? नहीं मांगते, अपना यूज करते हो, राइट। सो इट मींस ये जो obj डॉट जो असाइन हो रहा है ना टू वैल्यू, ये इस जे वेरिएबल को हो रहा है, इस जे वेरिएबल को, समझना बात को ध्यान से, ठीक है। चलिए ठीक है, इट मींस obj डॉट जे वैल्यू किसको असाइन हो गई? 2 को असाइन हो गई, परफेक्टली क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ कमिंग टू द थर्ड स्टेटमेंट, कहता है obj डॉट डिस्प्ले। इट मीन्स वी आर गोइंग टू कॉल दिस डिस्प्ले मेथड, ये डिस्प्ले मेथड कॉल होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट किसका है? क्लास बी का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट किसका है? क्लास बी का, डिस्प्ले मेथड कॉल कर रहा है। इट मीन्स जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है उसी का डिस्प्ले मेथड होगा। किसका ऑब्जेक्ट है? क्लास बी का, तो क्लास बी के अंदर डिस्प्ले मेथड है, यस बिल्कुल है, तो वही हमारे पास डिस्प्ले मेथड कॉल हो जाएगा। अब ये डिस्प्ले मेथड करता क्या? कहता है सुपर डॉट जे इक्वल टू 3। ये कह रहा है, समझना ध्यान से, ये कह रहा है कि जो ए क्लास है उसमें जो जे वेरिएबल है उसको तुम 3 बना दो, समझना ध्यान से, ठीक है। ये कह रहा है सुपर डॉट जे का मतलब है कि जो ए क्लास का वेरिएबल है, ए क्लास का जो वेरिएबल है उसकी जो जे प्रॉपर्टी है उसको तुम 3 बना दो, उसको तुम 3 बना दो, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ये भी समझ में आता है। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या करेगा? ये हम इसके अंदर कह रहे हैं आई और जे को प्रिंट करो, आई और जे को प्रिंट करो। मुझे बस इतना बताओ किसके थ्रू ये डिस्प्ले मेथड कॉल हुआ है? ओबीजे के थ्रू कॉल हुआ है। तो यहां पे जो आई और जे प्रिंट हो रहा है, ये आई एंड जे इज नथिंग बट, दिस इज नथिंग बट ओबीजे डॉट आई एंड ओबीजे डॉट जे। अब तुम मुझे ये बता दो कि ओबीजे डॉट आई और ओबीजे डॉट जे की वैल्यूज कितनी है? 1 एंड 2। इट मीन्स यहां पे आंसर कितना होने वाला है मेरे पास? 1 एंड 2। देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू तुमने डिस्प्ले मेथड कॉल किया है, इस डिस्प्ले मेथड के अंदर जो ऑब्जेक्ट यूज हो रहा होगा वो कौन यूज हो रहा होगा? ओबीजे नाम का यूज हो रहा होगा। तो अगर तुम कहीं पे आई और जे प्रॉपर्टीज को डायरेक्टली प्रिंट कर रहे हो, तो यू आर डूइंग नथिंग बट यू आर प्रिंटिंग ओबीजे डॉट आई एंड ओबीजे डॉट जे, एंड ओबीजे डॉट आई इज नथिंग बट 1 एंड ओबीजे डॉट जे इज नथिंग बट 2। एंड ये जे किसका था? इसी क्लास का, खुद की क्लास का, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो ये चीज आई थिंक क्लियर हो गई होगी ठीक तरीके से। तो आंसर कितना होगा इसका? 1 एंड 2। अब थोड़ी सी मैं आपको चीजें क्लियर कर देता हूं कि कौन किस टाइप का वेरिएबल कहां तक मेरे पास एक्सेसिबल है। तो उसके लिए मैंने एक छोटी सी टेबल आपके पास बनाई है, ठीक है। तो उसको समझना ध्यान से कि लेट्स से अगर कोई प्राइवेट वेरिएबल है,
तो प्राइवेट वेरिएबल जो होता है वो सिर्फ खुद की क्लास में ही एक्सेसिबल है, दैट्स इट। वो किसी दूसरी क्लास के अंदर आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, चाहे क्यों ना क्लास ने इस क्लास को इनहेरिट कर रखा हो। फॉर एग्जांपल, अगर कोई क्लास ए है और ए के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी आई है और मान लो बी ने ए को इनहेरिट कर रखा है, तब भी आप इस आई को इस बी के अंदर यूज नहीं कर सकते, एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को आप सिर्फ अपनी ही क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हो, बाकी विद इन द पैकेज नहीं कर सकते। विद इन द पैकेज मतलब विद इन द पैकेज, एक पैकेज के अंदर देयर कैन बी मल्टीपल क्लासेस, जैसे कि क्लास ए, क्लास बी ने ए को एक्सटेंड कर रखा है, क्लास सी ने ए को एक्सटेंड कर रखा है, लाइक दैट। तो विद इन द पैकेज भी हम नहीं कर सकते, आउटसाइड द पैकेज तो बिल्कुल नहीं कर सकते, आउटसाइड द पैकेज भी नहीं कर सकते, आउटसाइड द पैकेज बाय सब क्लास मतलब कर ही नहीं सकते, सिर्फ विद इन द क्लास है, दैट्स इट, ठीक है। तो कहां पे कर सकते हैं ये हम बातें छोड़ देते हैं, हम सिर्फ इतना समझते हैं कि कहां पे एक्सेस कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द डिफॉल्ट। तो अगर आप किसी वेरिएबल को लिखते नहीं हो इस तरीके से कि पब्लिक आई और प्रोटेक्टेड आई और लाइक प्राइवेट आई, तो दैट इज कंसिडर्ड एज डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट को हम सिर्फ कहां पे एक्सेस कर सकते हैं, विद इन द क्लास, विद इन द क्लास एंड विद इन द पैकेज ऑल्सो। आउटसाइड द पैकेज हम नहीं कर सकते। नाउ लेट्स कम टू द प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड वेरिएबल थोड़ा सा बढ़िया है, इसको आप आउटसाइड द पैकेज यूज नहीं कर सकते, आप विद इन दी क्लास यूज कर सकते हो, विद इन दी पैकेज यूज कर सकते हो। जो प्रीवियस एग्जांपल अभी देखा वो विद इन दी पैकेज ही तो यूज कर रहे थे हम। जे जो था वो किसका वेरिएबल था, क्लास बी उसका था, क्लास ए का है ना, उसको हम असाइन कर रहे थे क्लास बी के अंदर, याद करो सुपर डॉट जे के थ्रू, सुपर डॉट जे के थ्रू हम उसको एक्सेस कर पा रहे थे, बिल्कुल कर पा रहे थे। तो विद इन द पैकेज एक्सेस कर सकते हैं, आउटसाइड द पैकेज भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन सब क्लासेस के अंदर। मतलब कि मान लो एक पैकेज है एक्स वाई जेड और एक पैकेज है ए बी सी। अब इसके अंदर क्लास ए है, क्लास ए के पास प्रोटेक्टेड नाम का प्रोटेक्टेड आई है, तो क्लास इस एबीसी पैकेज के अंदर मान लो कोई क्लास बी है, तो क्लास बी अगर एक्सटेंड करेगी क्लास ए को, तब इस बी के अंदर हम इस आई को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम यूज नहीं कर सकते। तो आई थिंक ये सब चीजें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, यू आर ऑलरेडी शुड बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, राइट। और पब्लिक तो हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, पब्लिक अगर कुछ है तो सब जगह यूज कर सकते हैं, तो दैट्स द इट, ठीक है। यही इतना सही कंसेप्ट है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे आते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये इन्फिटीयू के सैंपल टेस्ट का क्वेश्चन है एंड एक ऐसा क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली 101%, मींस जो मेरे फंडे बोल रहे हैं, ठीक है, पेपर में एक क्वेश्चन है 100% ऐसा मिलेगा आपको। इसमें सिंपल सी एक बात कह रहा है कि आपको दो क्लासेस दे रखी है और इन दो क्लासेस में आपको सिर्फ इतना बताना है कि इस कस्टमर क्लास के कितने तो वेरिएबल्स क्रिएट हो रहे हैं, रेफरेंस वेरिएबल्स, और कितने इसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं। देखो दोस्त, अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वो वीडियो एक बार देखो जरूर। क्यों? क्योंकि वहां पे मैंने प्रॉपर समझाया कि ऑब्जेक्ट किसको बनना कहते हैं और रेफरेंस किसको बनना कहते हैं, बट स्टिल आई विल रिपीट इट अगेन, ठीक है। तो जब हम कुछ ऐसे लिखते हैं ना, लेट्स से int I, so this is nothing but we are creating a variable I of type int। तो यहाँ पे जो कस्टमर obj है, कस्टमर obj1, कस्टमर obj2, कस्टमर obj3 मींस इतने से पहले वाला पार्ट, ये सब is nothing but we are just creating the reference variables of customer class, we are just creating the reference variables of the customer class। now जो ये न्यू कीवर्ड है, ये न्यू कीवर्ड जो है, ये न्यू कीवर्ड मेरे को बताता है कि किस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है, किस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो यहां पे दो लाइनों में मैंने लिखा हुआ है कस्टमर ओबीजे इज इक्वल्स टू न्यू कस्टमर, मींस हियर वी आर क्रिएटिंग वन ऑब्जेक्ट, हम यहां पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और एक रेफरेंस वेरिएबल भी क्रिएट हो रहा है। दूसरी लाइन पे अगेन वी आर क्रिएटिंग वन ऑब्जेक्ट एंड वी आर क्रिएटिंग वन रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। तीसरी लाइन, वी आर क्रिएटिंग वन रेफरेंस वेरिएबल एंड नॉट ऑब्जेक्ट, बिना न्यू कीवर्ड के हम ऑब्जेक्ट यहां पे नहीं क्रिएट कर सकते, ठीक है। चौथी लाइन, वी आर क्रिएटिंग अगेन वन रेफरेंस वेरिएबल एंड नॉट दी ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाँ, हम एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करके दूसरे रेफरेंस वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं, दैट कैन बी डन, दैट इज द वन पॉसिबिलिटी, ठीक है। बट हियर वी आर नॉट क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, हम एक ऑलरेडी क्रिएटेड ऑब्जेक्ट को जस्ट पॉइंट करा रहे हैं। तो पूछ इस क्वेश्चन में ये रहा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ रेफरेंस वेरिएबल्स हैव बीन क्रिएटेड एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैव बीन क्रिएटेड। सो द आंसर इज सिंपल, देयर आर 2 ऑब्जेक्ट्स एंड 4 रेफरेंस वेरिएबल्स, ठीक है, देयर आर 2 ऑब्जेक्ट्स एंड 4 रेफरेंस वेरिएबल्स। सो द आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर B। So I think this is clear to you guys, ठीक है। तो एक बार इसको सुन सकते हो फिर आप ध्यान से अगर समझना है तो, और अगर इसको इन डेप्थ समझना है तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइज टू वॉच द वेरी फर्स्ट वीडियो, ठीक है। तो उसको देख लेना एक बार। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, यहाँ पे एक स्टैक मेरे को गिवन है और स्टैक पहले बना लेते हैं, ठीक है। देखो इस तरह के क्वेश्चन में ना, देखो आपको ना पेन एंड पेपर का बहुत यूज करना है। अगर इफ यू वांट टू डू क्वेश्चंस राइट, अगर आपको क्वेश्चन सही करने हैं, देन यू
हैव टू यूज पेन एंड पेपर, ठीक है। बिना पेन एंड पेपर के आप क्वेश्चन को दिमाग में सोल्व करने की मत कोशिश करना, गलत हो सकता है, ठीक है। एक बार को बिना नेगेटिव मार्किंग वाले पेपर में चल जाता, ठीक है, बट नेगेटिव मार्किंग है इसलिए पॉसिबिलिटी कम है सही होने की, इसलिए चांस मतलब नहीं लेना है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप पेन एंड पेपर यूज करो, ठीक है। तो हम इस तरीके से एक स्टैक बना लेते हैं। कह रहा है कि स्टैक कंटेनिंग अ फ्यू एलिमेंट्स एंड इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एरे, एरे से इम्प्लीमेंटेड है। कह रहा है बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप मीन्स 10 यहाँ पे है, 20 यहाँ पे है, 30 यहाँ पे है एंड 40 यहाँ पे है। दिस इज द स्टैक, ठीक है। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शन, कह रहा है इस फंक्शन को कंसिडर करो एंड व्हाट विल बी द आउटपुट व्हेन द बिलो फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड। तो क्या आउटपुट होगा जब बिलो फंक्शन को हम एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको इस तरीके से हम कुछ बना लेते हैं। ये क्यों मैंने बनाया, ये हमारे पास मुझे दिख रहा है कि रिकर्जन है यहाँ पे, फंक्शन फंक्शन रिकर्जन मेरे को दिख रहा है। तो ये मैंने एक स्टैक बनाया, दूसरा स्टैक, जिसके अंदर हम एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स बनाएंगे। आई होप यू नो अबाउट इट, ठीक है। एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स बनाएंगे, ठीक है। तो ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स हम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक्टिवेशन रिकॉर्ड का कंसेप्ट भी समझ लेना। नाउ सपोज करो ये फंक्शन कॉल हुआ सिंपल इस स्टैक पे, ये जो स्टैक हमें गिवन है, और इंट टॉप। अब देखो यहाँ पे कुछ टॉप की वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन उसने टॉप नहीं दिया, लेकिन उसने आपको ये बोला है कि दिस स्टैक हैज बीन इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एरे। अब खुद से सोचो, अगर ये एक एरे की तरह इंप्लीमेंट हुआ है स्टैक, तो इट मीन्स जो टॉप एलिमेंट वो होगा वो किस इंडेक्स पे प्रेजेंट होगा। देखो 0, 1, 2 एंड 3। तो हमें यहाँ से खुद से अज्यूम करना है कि द टॉप एलिमेंट इज प्रेजेंट एट इंडेक्स 3, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे हमें 3 पास हो रहा होगा और यहाँ पे ओरिजिनल हमें स्टैक पास हो रहा होगा, ठीक है। चलिए, क्या 3 की वैल्यू -1 के बराबर है? बिल्कुल भी नहीं है। तो कह रहा है कि तुम फिर से सेम फंक्शन कॉल करो, तुम फिर से सेम फंक्शन कॉल करो सेम स्टैक पे, बट टॉप की वैल्यू -1 करके। तो अब एक काम समझते हैं, एक चीज समझते हैं कि जब टॉप की वैल्यू 3 थी, जब फ्रेश फंक्शन कॉल हुआ था, तो इसके अंदर 2 लाइन एग्जीक्यूट होनी है, लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 2। तो जब तुमने इस फंक्शन के अंदर एंट्री ली, तुमने देखा कि 3 इज नॉट इक्वल टू -1, तो तुमने इसने बोला कि अगर 3 की वैल्यू -1 है, कंडीशन हुई ट्रू, तो जैसी कंडीशन ट्रू हुई तुम फर्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करोगे। लेकिन फर्स्ट लाइन कहती है कि फिर से फंक्शन कॉल करो। तो चलो फंक्शन तो कॉल कर देंगे, बट क्या लाइन नंबर 2 डिस्टर्ब नहीं हो जाएगी? भाई लाइन नंबर 2 आप तब तक कंप्लीट नहीं कर सकते जब तक ये फंक्शन जो तुमने कॉल किया ये कंप्लीट नहीं हो जाएगा। मींस रिकर्जन है ना। तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, जब आपने टॉप की वैल्यू 3 पे ये फंक्शन कॉल किया, तो इसकी लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट होना बाकी है, और आपने क्या किया, उसको टॉप की वैल्यू 2 पे नया फंक्शन कॉल कर दिया। मैं तो कुछ ऐसे कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे टॉप की वैल्यू 2 पे करके आपने नया फंक्शन कॉल कर दिया। चलिए ठीक है, इसमें इट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पे अब टॉप की वैल्यू 2 है। चलिए आते फंक्शन के अंदर फिर से, कह रहा है टॉप इज नॉट इक्वल टू -1, कंडीशन एकदम ट्रू है। जब कंडीशन एकदम ट्रू है तो आप क्या कर रहे हो कि नया फंक्शन कॉल कर रहे हो ऑन द सेम स्टैक विद टॉप एज -1, टॉप की वैल्यू -1 करके। तो क्या इस टॉप की वैल्यू जो 2 पे फंक्शन कॉल हुआ था, इसकी भी लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट होना बाकी है, और वो बाकी है, और आपने किस पे कॉल कर दिया, टॉप की वैल्यू 1 पे ये फंक्शन कॉल कर दिया, ठीक है। दैट्स परफेक्टली फाइन। इसका मतलब अब यहाँ पे आपको टॉप की वैल्यू 1 रिसीव हो रही है। आप अंदर एंट्री किए, आपने देखा कि 1 इज नॉट इक्वल टू -1, कंडीशन अभी भी ट्रू है। हाँ ऑब्वियसली 1 इज नॉट इक्वल टू -1। आपने फिर से फंक्शन कॉल किया सेम स्टैक पे, बट टॉप की वैल्यू में एक डिक्रीमेंट करके, ठीक है। तो मतलब टॉप की वैल्यू आपने 0 पे फंक्शन कॉल करोगे, लेकिन क्या टॉप इज इक्वल टू 1 वाला जो फंक्शन है, ये लाइन नंबर 2 इसके एग्जीक्यूट होना बाकी है? बिल्कुल बाकी है। तो आपने वो सेव करके रख लिया, ठीक है। नाउ अगेन जब आपने टॉप की वैल्यू 0 पे फंक्शन कॉल करा, तो आप चेक करोगे 0 इज नॉट इक्वल टू -1, यस कंडीशन इज ट्रू, 0 -1 के बराबर नहीं है। तो आपने फिर से फंक्शन कॉल किया किस पे, टॉप की वैल्यू -1 पे कॉल किया, लेकिन इसकी भी लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट होना बाकी है। दैट्स परफेक्टली फाइन। अब आपको यहाँ पे फाइनली -1 मिला। जब -1 मिला तो आप कहते हो -1 इज नॉट इक्वल टू -1। नाउ एट दिस पॉइंट इन टाइम कंडीशन हैज बिकम फॉल्स। अब जब कंडीशन फॉल्स बन गई है तो अब ये नहीं चलेगा, इफ कंडीशन नहीं चलेगा तो इट मीन्स इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट। हम आ गए वापस से इस एक्टिवेशन रिकॉर्ड पे। तो लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट करनी है। लाइन नंबर 2 क्या बोलती है कि तुम स्टैक का पीक एलिमेंट ले आओ। तो पीक इज नथिंग बट द टॉप एलिमेंट। इंडेक्स कौन है, टॉप 0। तो जो स्टैक का टॉप है वही पीक एलिमेंट है। स्टैक डॉट पीक इज नथिंग बट द टॉप एलिमेंट प्रेजेंट इन दी स्टैक। तो इस पॉइंट इन टाइम पे टॉप की वैल्यू क्या है, 0। तो उस टॉप की वैल्यू 0 पे स्टैक डॉट पी क्या देगा तुम्हें, 10 देगा, 10 देगा। कंडीशन कंप्लीट, फंक्शन कंप्लीट, वापस आ जाएंगे इस फंक्शन पे। नाउ टॉप की वैल्यू 1 है, तो जब टॉप की वैल्यू 1 थी तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन होना बाकी था। क्या बाकी था कि स्टैक का टॉप एलिमेंट प्रिंट करना है, और इस एट दिस पॉइंट इन टाइम व्हाट इज टॉप वैल्यू, टॉप इज 1। तो क्या है टॉप 1 पे, 20। इट मीन्स
टॉप की वैल्यू 1 पे जो टॉप स्टैक डॉट पीक देगा वो तुम्हें क्या देगा, 20 देगा। ठीक है, तो लाइन नंबर 2 इसकी भी एग्जीक्यूट, मतलब फंक्शन कंप्लीट हो गया। वी विल बैक टू दिस फंक्शन। अब जब टॉप की वैल्यू 2 थी तो उस केस में भी एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट होना बाकी था। क्या बाकी था, 2। लाइन नंबर 2 क्या कहते हैं, स्टैक का पीक एलिमेंट। और स्टैक का पीक क्या देगा, जो भी टॉप की वैल्यू है। टॉप की वैल्यू क्या है, 2 पे क्या पड़ा है, 30, तो इन 30 एलिमेंट दे देगा। इट मीन्स दिस फंक्शन हैज ऑल्सो बीन कंप्लीटेड। नाउ वी विल बैक टू दिस एक्टिवेशन रिकॉर्ड। कह रहा है जब टॉप की वैल्यू 3 तो लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट होना बाकी थी। अब लाइन नंबर 3 यहाँ पे क्या बोलती है, कहती है कि स्टैक का टॉप एलिमेंट ला के दो। टॉप कितना है, 3, टॉप पे कौन है, 40। इट मीन्स 40 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। एंड फाइनली दिस फंक्शन विल ऑल्सो बी कंप्लीटेड एंड हेंस वी हैव कंप्लीटेड ऑल द एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स एंड फाइनली द आंसर इज गोइंग टू बी दिस 10, 20, 30, 40। सो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, 10, 20, 30 एंड 40। ठीक है, सो आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो कंसिडर द कोड गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड कॉलेज क्लासेस। तो मुझे पता है यार इस तरह के क्वेश्चन में आप लोग को काफ़ी डाउट है, ठीक है, और मैं इसको बड़े तरीके से क्लियर करना चाहूँगा। ठीक है, देखो 2 चीज़ें होती है दोस्त, एक होता है एग्रीगेशन, ठीक है, एक होता है एग्रीगेशन और एक होता है कंपोजिशन, जो कि दूसरा ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। एक होता है कंपोजिशन, ठीक है, एक होता है कंपोजिशन, एक होता है एग्रीगेशन। एक्चुअली ये दोनों ही एसोसिएशन का पार्ट है। दिस इज वन पार्ट एंड दिस इज सेकंड पार्ट। एसोसिएशन इज नथिंग बट हैज अ रिलेशनशिप। मैं एक्चुअली ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इस पर, मैं अभी यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन समझाऊंगा। अगर आपको लग रहा है कि यू नीड टू रियली अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट तो आप मुझे कॉमेंट में बता सकते हो। आई विल रिकॉर्ड अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, इनहेरिटेंस वर्सेस एसोसिएशन वर्सेस एग्रीगेशन वर्सेस कंपोजिशन करके। ठीक है, मैं एक सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड करूंगा वेयर आई विल बी एक्सप्लेनिंग ईच ऑफ द कॉन्सेप्ट इन डेप्थ। ठीक है, बट एज ऑफ नाउ मैं हल्का हल्का बता रहा हूं कि एसोसिएशन एक हैजर रिलेशनशिप होती है, उसके अंदर 2 कंसेप्ट होते हैं, एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन। कंपोजिशन के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे, एग्रीगेशन के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे एंड देन वी विल कम टू नो कि क्या इसका सोल्यूशन है। ध्यान से देखना, एक क्लास स्टूडेंट है, एक क्लास कॉलेज है। ध्यान से समझना, अगर मैं स्टूडेंट को डिलीट करूं, बस इतनी बात बोलूंगा, अगर मैं स्टूडेंट को डिलीट करूं तो क्या मुझे कॉलेज को बंद करना पड़ेगा, बताओ। अगर मैं एक स्टूडेंट को कॉलेज से बाहर फेंक दूं, ठीक है, बाहर सस्पेंड कर दूं, डेस्टिकेट कर दूं, तो क्या मुझे कॉलेज को बंद करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इट मींस स्टूडेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस कॉलेज, कि अगर आप स्टूडेंट का इंस्टेंस डिलीट करना चाहते हो तो कॉलेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपको कॉलेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप कॉलेज को डिलीट करना चाहो तो इट माइट बी कि स्टूडेंट पे इफेक्ट पड़े। यार अगर कॉलेज ही नहीं रहेगा तो स्टूडेंट भी नहीं रहेगा ना वो उस कॉलेज का। ठीक है, इट मींस दिस इज वन वे रिलेशनशिप, दिस इज वन वे रिलेशनशिप। ठीक है, मतलब कॉलेज पे तो इफेक्ट पड़ रहा है कि अगर कॉलेज डिलीट होता है तो स्टूडेंट भी डिलीट हो जाएगा, दैट्स द वन सिनेरियो। लेकिन अगर स्टूडेंट को डिलीट करोगे तो कॉलेज डिलीट नहीं होगा। इट मींस यहां पे कुछ इस तरह की कंडीशन फंसी हुई है कि 2 क्लासेस है और इन 2 क्लासेस में एक क्लास की तरफ से, मतलब अगर तुम वन वे देखो तो एक तरफ से तो इफेक्ट पड़ रहा है एक के डिलीट होने का, लेकिन दूसरी तरफ से इफेक्ट नहीं पड़ रहा है एक के डिलीट होने का। तो जब स्टूडेंट को डिलीट होता है तो कॉलेज को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब कॉलेज डिलीट होता है तो मे बी स्टूडेंट को फर्क पड़ेगा। ठीक है, चलिए दिस इज द वन पॉइंट। दूसरा पॉइंट कुछ ऐसा समझो आप कि जब दोनों ही क्लासेस को फर्क पड़े, ना ही तो ये बंदा इसके बिना रह सकता और ना ही ये क्लास इसके बिना रह सकती। ठीक है, मैं एक बड़ी एग्जांपल लूंगा इसमें, पर्सन एंड हार्ट का। मान लो एक पर्सन क्लास है और एक हार्ट क्लास है। ठीक है, एक पर्सन क्लास एक हार्ट क्लास है। क्या पर्सन बिना हार्ट के मान लो अगर हार्ट ही ना हो तुम्हारे पास तो पर्सन क्या एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, और ठीक है, अभी हम ऐसा ज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, समझना ध्यान से, हम ऐसा भी अज्यूम कर रहे हैं कि अगर पर्सन ना हो तो हार्ट का क्या मतलब, हार्ट के एग्जिस्ट होने का क्या मतलब अगर पर्सन ना हो तो। ठीक है, इट मींस दीज 2 क्लासेस हैव डिपेंडेंसी ऑन ईच अदर। ना ही तो पर्सन हार्ट के बिना रह सकता और ना ही हार्ट पर्सन के बिना रह सकता। तो इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो देयर इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ दीज 2 ऑब्जेक्ट। यहां पे जो कंप्लीट सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, दिस इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ दीज 2 ऑब्जेक्ट्स। यहां पे सिर्फ वन वे रिलेशनशिप है, यहां पे सिर्फ वन वे रिलेशनशिप है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशंस जहां पे सिर्फ वन वे रिलेशनशिप आपको दिख रही है, सिर्फ वन वे रिलेशनशिप, 2 वे रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, 2 वे रिलेशनशिप नहीं है, वहां पे इस ऐसे सिनेरियो में हमारा आंसर क्या होता है, एग्रीगेशन होता है।
देखो इन डेप्थ इसको विजुअलाइज कराने के लिए, इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए, व्हाट इज एक्चुअली दिस, ये सब चीजें करने के लिए आई विल हैव टू रिकॉर्ड अ सेपरेट वीडियो. सो इफ वी रियली वांट मी टू डू दैट, देन प्लीज टेल मी इन द कमेंट्स. आई विल डेफिनेटली रिकॉर्ड वन वीडियो on this topic, but as of now just understand this concept by this only, कि if there is one way relationship then it means aggregation, and if there is two way relationship then it is composition. If you are not able to identify, अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो तो इन दैट केस एसोसिएशन कैन बी द आंसर, एसोसिएशन कैन बी द आंसर. बट ऐसा नहीं कि नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे तो हम एसोसिएशन पे लगा देंगे, नहीं. You really need to understand the actual concept of association, aggregation and composition. ठीक है, but as of now the answer is aggregation to this question. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट को डिलीट करेंगे तो कॉलेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर कॉलेज को डिलीट करेंगे तो स्टूडेंट में सफर. ठीक है, तो यहाँ पे वन वे रिलेशनशिप मेरे को दिख रही है, सो दैट्स व्हाई द आंसर इज एग्रीगेशन. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को. ठीक है, चलिए. ठीक है, सो आई थिंक मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए एंड देयर वाज अ डिफरेंट कंसेप्ट इन ईच क्वेश्चन. ठीक है, तो I think I will record one more video. I think I'm not sure, but I will try to record one more video with some different concepts. ठीक है, तो बाकी ध्यान से पढ़ो यार, अच्छे से सारे कंसेप्ट्स को रिवाइज कर लो. ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है. ठीक है, और निगेटिव नहीं करना है. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मैटर ये करेगा कि आप कितना करेक्ट करते हो. ठीक है, कितना एक्यूरेसी है. ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल नॉट मैटर एक्चुअली, बट द एक्यूरेसी विल मैटर. ठीक है, तो आपका सिलेक्शन सिर्फ एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है. ठीक है, सो दैट्स दी ओनली इट फ्रॉम माय साइड, और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे वेरी सून. ठीक है, और तब तक के लिए आप बढ़िया से पढ़े एंड ऑल द वेरी बेस्ट. और अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन आस्क मी इन माई टेलीग्राम ग्रुप, और यू कैन एक्चुअली आस्क इन द कमेंट्स. आई विल डेफिनेटली क्लियर दैट. राइट, चलिए, दैट्स इट. थैंक यू एंड बाय बाय.